साथियों नमस्कार। साथियों, राज्यपाल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और राज्यपाल में आज हम शुरुआत करते हैं राज्यपाल की शपथ से। हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। हेडिंग हमारे बोर्ड पर लिखी हुई है। साथियों, सबसे पहले तो देखो, शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर समझ लेते हैं। संविधान में जो लिखा हुआ है या शपथ का प्रारूप है वो दिया हुआ है, अनुच्छेद 159 में पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पर शपथ का भी जिक्र है या फिर प्रतिज्ञान का भी जिक्र है। या तो आदमी शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा। तो देखो, शपथ और प्रतिज्ञान में मुख्य रूप से अंतर तो आस्था का है। जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं वे शपथ लेते हैं, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वे प्रतिज्ञान करते हैं। प्रतिज्ञान मतलब एक निश्चय पूर्वक कथन या एक दृढ़ कथन कह सकते हैं, दृढ़ वचन कह सकते हैं। एक तरह से शपथ लेना, या मैं दृढ़ निश्चय के साथ ये कहता हूं। देखो, शपथ यानी ओथ और प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन, दोनों का उद्देश्य किसी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा और कर्तव्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता जो होती है ना, उसको सुनिश्चित करना होता है। लेकिन इनमें अंतर है। पहला विस्तार से अगर समझे तो शपथ को हम समझे तो शपथ ईश्वर या किसी धार्मिक प्रतीक को साक्षी मानकर ली जाती है। इसमें व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानता है और सत्यनिष्ठा और कर्तव्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रकट करता है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए होती है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। ईश्वर में यहाँ पर गॉड शब्द को मान के चलो। आप उसमें भगवान, या कह सकते हो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या मैं अल्लाह की शपथ लेता हूँ, या आप कोई और अपने भगवान का नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, केवल ईश्वर है। यहाँ पर ईश्वर का मतलब गॉड से है। तो ये हो गया। दूसरा है प्रतिज्ञान। देखो, प्रतिज्ञान में व्यक्ति ईश्वर या किसी धार्मिक प्रतीक का संदर्भ नहीं होता है या उनका संदर्भ नहीं लेता है। ये एक धर्मनिरपेक्ष तरीका है जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। ये उन लोगों के लिए विशेषकर जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और धार्मिक आधार पर शपथ लेने से फिर या वो परहेज रखते हैं। कह सकते हैं कि भाई एक तरह से पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। भाई शपथ लेंगे तो क्या कहेगा, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, और फिर आगे जो चीज लिखा हुआ उसको पढ़ेगा। अगर व्यक्ति प्रतिज्ञान करता है तो क्या करेगा कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि, तो उसमें वो ईश्वर शब्द की उसका प्रयोग नहीं करेंगे, वो केवल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं ये लिख देंगे। ये बोलेंगे बाकायदा। जब भाई राज्यपाल की बात है तो राज्यपाल जब शपथ लेगा तो शपथ दिलाता है कौन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में कोई भी जो सीनियर मोस्ट होता है वो। तो संक्षेप में हम इतना कहेंगे कि शपथ धार्मिक विश्वास पर आधारित है, जबकि प्रतिज्ञान धर्मनिरपेक्ष और तटस्थ स्वरूप का एक विकल्प है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में आस्था नहीं रखता है या वो शपथ नहीं लेना चाहता, आस्था रखता है, तो भी वो अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। क्योंकि ईश्वर, अगर वो ईश्वर का नाम लेते, हो सकता है दूसरे धर्म के लोग कहे कि नहीं अल्लाह का नाम नहीं लिया, या फिर आपने हमारे उस भगवान का नाम लिया, गॉड का नाम नहीं लिया। वो एक अलग दायरा हो जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे तो, बाकी तो सब लेते हैं शपथ। लगभग हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर लेते हैं, ईश्वर अल्लाह इनके आधार पर लेते हैं, और ना ही ये कोई मैटर बनता है। लेकिन एक समझाने की बात है कि आपके मन में सवाल उठता है कि हमने टॉपिक लिख दिया ऊपर कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो आपके मन में सवाल उठ सकता था कि सर शपथ या प्रतिज्ञान में क्या अंतर है। तो मुख्य रूप से ये अंतर था। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 159 कि हमें तो राज्यपाल की शपथ के बारे में पढ़ना है। तो अनुच्छेद 159, देखो अनुच्छेद 159 ये कहता है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट, जो बाकी बचे हुए में सबसे सीनियर है, वो उनके समक्ष शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
जो शपथ ली है उसको पहले बोलेंगे, भाई उधर से न्यायाधीश बोल रहे हैं, इधर से राज्यपाल बोलेंगे साथ साथ, और फिर वो जो शपथ का प्रारूप जो उन्होंने लिया है, जो वहां बोला है, उस पर अपने साइन करेंगे। और इस मामले में अगर हम राज्यपाल की शपथ जो है उसका अगर निष्कर्ष निकाले तो भाई वो क्या शपथ लेता है, तो राज्यपाल संविधान और विधि, विधि का मतलब कानून, संविधान और कानून के परिरक्षण, संरक्षण या प्रतिरक्षण, परिरक्षण यानी प्रिजर्व, संरक्षण प्रोटेक्ट, और प्रतिरक्षण यानी डिफेंड, तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। तो राज्यपाल अपनी शपथ में उनका मुख्य सार है वो ये है। देखो, शपथ के प्रारूप से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होने पर भी राज्यपाल राज्य की जनता की भलाई और कल्याण के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः राज्यपाल को केंद्र के राजनीतिक हितों और उद्देश्यों की पूर्ति की परवाह किए बिना राज्य के प्रति निष्ठावान रहना होता है, और रहना भी चाहिए। और अगर हम शपथ के प्रारूप की बात करें कि वास्तव में प्रारूप में शपथ में क्या लिखा है, तो वो लिखा है कि मैं, फिर राज्यपाल का नाम हो गया, फिर ईश्वर की शपथ लेता हूं। अगर वो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं तो वो कहेंगे सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक, जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे मैं श्रद्धा पूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा, तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं राजस्थान की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये प्रारूप है। प्रारूप आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस हमने देख लिया किस चीज की शपथ लेता है। सीधी सी बात है, संविधान और कानून या संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण और जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। यह ध्यान रखना। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई अन्य व्यक्ति राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, मान लो बीच में राज्यपाल नहीं है, कोई और व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो उसे भी इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। जब तक शपथ नहीं लेगा कोई भी व्यक्ति उस पद पर काम नहीं करेगा। और किसी राज्य का मान लो अतिरिक्त प्रभार दे दिया है, तो फिर राज्यपाल को उस राज्य की पुनः शपथ लेनी होगी। ऐसा नहीं उसने उस राज्य की, क्योंकि उसमें तो उसने राज्य का जिक्र किया है। शपथ में राज्य का नाम आता है, दूसरे राज्य का प्रभार मिला है तो दूसरे राज्य की फिर से शपथ लेनी होगी। और एक बात ध्यान रहे, राज्यपाल की जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। आपने पढ़ रखा है, पहली अनुसूची में ये है, दूसरी में वेतन से संबंधित बात लिखी है, तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप लिखे हुए हैं। तो आप सोच लो ना, प्रारूप वहां लिखा हुआ है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप इनके अनुच्छेद में ही लिखा है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ध्यान रखना, तीसरी अनुसूची में तो केवल संघ और राज्य के मंत्रियों की शपथ का प्रारूप है। संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शपथ का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं उसका प्रारूप है, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रारूप है। बाकी उसमें कोई प्रारूप नहीं है। तो कभी आप सारे प्रारूप उसी में समझो ना, ये भी ध्यान रखना है। तो ये शपथ वाला हेडिंग डालो, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। अनुच्छेद 159 159, इसमें लिखो, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, वरिष्ठतम के ब्रैकेट में सीनियर मोस्ट लिख लेना, वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। नेक्स्ट,
राज्यपाल संविधान और विधि के परिरक्षण ब्रैकेट में प्रिजर्व, संरक्षण ब्रैकेट में प्रोटेक्ट और प्रतिरक्षण ब्रैकेट में डिफेंड तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। नेक्स्ट नोट लगा के लिखो। अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई अन्य व्यक्ति राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे भी इसी प्रकार की शपथ लेनी होती है। नेक्स्ट एक नोट और डाल के लिखो। किसी राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर राज्यपाल को पुनः शपथ लेनी होती है या राज्यपाल को पुनः दूसरे उस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लेनी होती है। नेक्स्ट ध्यान रहे, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में ही दिया गया है, तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। ध्यान रहे, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है बल्कि अनुच्छेद 159 में ही दिया गया है। अनुच्छेद 159 में ही दिया गया है। नेक्स्ट तीसरी अनुसूची का आप लिख लो, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है कि तीसरी अनुसूची में किन किन के शपथ का वर्णन है। तो एक नोट डाल के लिखो। नोट, तीसरी अनुसूची में केवल संघ और राज्य के मंत्रियों, कोमा, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों, कोमा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का ही वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का ही वर्णन किया गया है। अगला टाइटल हमारा रहेगा कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। कुछ आकस्मिकताओं में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। कुछ आकस्मिकताओं में यानी कुछ विशेष परिस्थिति में, कोई आकस्मिक रूप से कोई परिस्थिति हो जाए, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिंजेंसीज। देखो इसमें हम अनुच्छेद 160 पढ़ेंगे। इस टाइटल से संबंधित जो बात लिखी है वो अनुच्छेद 160 में लिखी है। तो अनुच्छेद 160 क्या कहता है, इस पर हमें चर्चा करनी है। आर्टिकल 160 देखो अनुच्छेद 160 ये कहता है कि राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जिसका इस अध्याय में प्रावधान नहीं है, ठीक है, हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं, जो ये हमारा अध्याय चल रहा है, दूसरा अध्याय जो भाग 6 का, तो उस अध्याय की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, ऐसी मतलब कुछ विशेष एकदम अचानक से कोई परिस्थिति हो जाए उसमें जिसका इस अध्याय में प्रावधान नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए, भाई जो राज्य का राज्यपाल है उसका काम कौन करेगा, उन काम को करने के लिए
ऐसा प्रावधान कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। राष्ट्रपति ऐसी विशेष परिस्थिति में, जो इस अध्याय में प्रावधान नहीं है राज्यपाल के पद के लिए, उस परिस्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। मतलब ये है कि कोई भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है वो। यानी आकस्मिकता से अभिप्राय यह है कि किसी भी अपरिहार्य कारण से राज्यपाल का जो पद है वो रिक्त हो गया है, उस पद से है। और ऐसा किन किन कारणों से हो सकता है? ऐसा हो सकता है, एक तो राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाए और नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वो कार्य ना करे, मना कर दे, नहीं करना चाहे। भाई वैसे तो संविधान में लिखा हुआ है कि वो जब तक काम करेगा जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता है, लेकिन मान लो वो इस्तीफा दे रहा है, नहीं करना साहब उसको काम आगे, एक ये स्थिति हो गई, तो क्या होगा? कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। दूसरी स्थिति क्या बनती है? राज्यपाल की मृत्यु हो जाए। तीसरी स्थिति यह बनती है कि राज्यपाल लंबे अवकाश पर चला जाए। चौथी स्थिति यह बनती है कि राज्यपाल रोगग्रस्त हो जाए, उसमें भी वो एक तरह से अवकाश पर ही चला जाए। एक स्थिति यह बनती है कि राज्यपाल अपने पद से त्यागपत्र दे दे। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के जो कार्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और कार्यवाहक राज्यपाल सामान्यतः उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति ऐसी व्यवस्था कर सकेगा। भाई जो इस अध्याय में प्रावधान नहीं है वो प्रावधान वो कर सकेगा, जो ठीक समझता, जो उसको लगता है वो ठीक, राष्ट्रपति को जो लगे वो कर सकता है। तो ये है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि संघ में यानी केंद्र सरकार में उपराष्ट्रपति की तरह, यानी जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य में उपराज्यपाल क्यों नहीं होता है? भाई राज्यपाल का पद खाली हुआ तो उपराज्यपाल होना चाहिए, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? तो देखो उसका उत्तर एकदम स्पष्ट है। वहां पर जो उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, क्योंकि दो सदन है वहां पर, केंद्र में एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। यानी जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो ही राज्यसभा का सभापति होगा। जबकि हम देखते हैं अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो जब कुछ राज्यों में ही विधान परिषद का जिक्र है तो फिर उपराज्यपाल पद की जरूरत ही नहीं समझी गई है। ध्यान रखना, उपराज्यपाल नाम का पद होता है, लेकिन वो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उसका नाम उपराज्यपाल है। यहां पर हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो इसको अब हम लिख लेते हैं। इस लिखो, टाइटल डालो, या हाँ पहले टाइटल डालो। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटेंजेंसीज। अनुच्छेद 160 160, इसमें लिखो, राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जिसका इस अध्याय में प्रावधान नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। नेक्स्ट, यहां आकस्मिकता से अभिप्राय किसी भी अपरिहार्य कारण से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने से है। ऐसा निम्न कारणों से होता है। ऐसा निम्न कारणों से होता है। नंबर 1 डाल के लिखो, राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाए और नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह कार्य नहीं करे या नहीं करना चाहे। नंबर 2, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए। राज्यपाल की मृत्यु हो जाए। नंबर 3, राज्यपाल लंबे अवकाश पर चले जाए।
राज्यपाल लंबे अवकाश पर चले जाएं। नंबर 4, राज्यपाल रोगग्रस्त हो जाए। राज्यपाल रोगग्रस्त हो जाए। नंबर 5, राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र दे दे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक राज्यपाल सामान्यतः उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 161 से संबंधित है। अनुच्छेद 161। देखो, ये क्षमा करने की जो शक्ति है, क्षमा आदि, और ये कुछ मामलों में जो दंडादेश होता है उसमें दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति पढ़ेंगे। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेज। देखो, अनुच्छेद 161 इस बारे में राज्यपाल को क्षमा दान करने का अधिकार देता है। ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति में पढ़ा था लगभग वही है, बस एक क्षमा वाले में अंतर है। बाकी सारी की सारी, हालांकि और भी कई मामलों में, जैसे कि राष्ट्रपति आगे बताएंगे अभी, भाई कोर्ट मार्शल वगैरह का जो भी होता था वो केवल राष्ट्रपति उनको भी कर सकता था, यहाँ राज्यपाल को उनको नहीं है, तो वो भी देख लेंगे। थोड़ी सी एक बार तुलना कर लेंगे, पहले भी कर ली थी, दोबारा भी कर लेंगे। राष्ट्रपति पढ़ा था जब हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। देखो, अनुच्छेद 161 में साफ लिखा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों पर, भाई राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन सी है, कौन से विषय हैं राज्य के अंडर आते हैं, यानी जिन विषयों पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, उन विषयों पर ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, तीनों को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। कार्यपालिका शक्ति का कहीं वर्णन नहीं कर रखा है, विधायी शक्तियों का वर्णन है, न्यायिक शक्तियों का वर्णन है। तो जो काम राज्य के न्याय और विधान से संबंधित है उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे काम कार्यपालिका संबंधित कार्य हैं, सारे काम प्रशासनिक कार्य हैं। तो जो काम विधानमंडल में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है राज्य को, उन्हीं मुद्दों पर राज्य को कार्यपालिका से संबंधित शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या होती है कि निर्णय लेना, या फिर विधानमंडल के अलावा जो भी बच गई सारी कार्यपालिका शक्ति है, कोई आदेश देना। मुख्य रूप से आप इसमें निर्णय लेने वाली शक्ति को समझ सकते हो, बाकी जो भी और कार्मिक होते हैं वो काम करते हैं, वो सारे कार्यपालिका शक्ति के होते हैं। तो विशेषकर हम देखते हैं मंत्री परिषद जो काम करती है, तो वो काम कार्यपालिका का, ये मान के चलो आप, वही काम कार्यपालिकी काम है। तो राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को, भाई सिद्ध दोष ठहरा दिया है उसको, उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार, और या फिर दंडादेश है उसका निलंबन करना, परिहार करना या लघुकरण करने की शक्ति होगी। देखो, एक तो ये बात है कि राज्यपाल को ये शक्ति क्यों दी गई है। भाई राज्यपाल की ये शक्ति इसलिए है कि न्यायपालिका से कोई भूल हो गई है तो भूल सुधार के लिए है। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को भी इसीलिए दी गई शक्ति। अब यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, इनको हमने अनुच्छेद 72 में विस्तार से पढ़ लिया था। जो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति थी वो सारी परिभाषाएं, ये सारे शब्द आए, इनको मैं एक एक डिफाइन नहीं करूंगा, थोड़ा सा बता तो दूंगा लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, वहां आपने लिख रखा है।
समझाने की बात आई तो यही समझा देंगे, कोई बात नहीं है। देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। क्षमा को अच्छे से समझ लो। क्षमा का मतलब क्या होता है कि पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया। व्यक्ति उसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वो अपराध करने से या उस पर जो आरोप लगे उससे पहले की स्थिति में उस पर कोई भी अयोग्यताएं काम नहीं करती, वो बिल्कुल एकदम वैसा ही हो जाता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं, उस पर कोई केस चला ही नहीं, एकदम उस स्थिति में पहुंच जाता है। यानी मृत्यु दंड को क्षमा करना का मतलब अब उसको कोई सजा नहीं है, उस पर कोई अपराध का मुकदमा नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। अगर कोई उस मुकदमे लगने से कोई उसको उस पर अयोग्यताएं बन गई थी कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो भी हट जाएगी सारी। यानी आप ये मत समझना कि क्षमा का मतलब ये है कि उसको मृत्यु दंड से तो उसको मृत्यु दंड तो कैंसिल कर दिया लेकिन उम्र कैद में बदल दिया, वो क्षमा नहीं है। क्षमा का मतलब पूर्ण रूप से क्षमा करना। तो राष्ट्रपति तो ऐसा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? तो ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि राज्यपाल मृत्यु दंड से संबंधित मामले को छेड़ नहीं सकता है या उसके अधिकार से परे नहीं। मृत्यु दंड के मामले भी राज्यपाल के पास जाते हैं क्षमा के लिए या और दूसरे उसके लिए उद्देश्य के लिए। तो राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है। भाई केवल क्षमा ही तो नहीं कर सकता, निलंबित कर सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है। मृत्यु दंड को करके आजीवन कारावास में कर दिया, दंड की अवधि को भी कम कर दे, आजीवन कारावास से भी कम कर दे, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखना है। यानी क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। और बात ये जो शब्द आई लघुकरण आया जैसे कम्यूट, तो यहां पर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बाकी आपको वहीं से यहां पर नहीं लिखवा रहा हूं, वहां से राष्ट्रपति जो हमने पढ़ा था उस समय अनुच्छेद 72, तो वहां पर विस्तार से लिखवाया था, तो यहां पर तो चर्चा करना भी उचित नहीं करता, फिर भी मैं आप एक बार सुन लो कि लघुकरण यानी कम्यूट दंड की प्रकृति बदल देता है। लघुकरण से कई लोग ये सोचते हैं कि लघु करना मतलब छोटा करना या कम कर देना, सजा को कम कर देना, जबकि ऐसा नहीं है। ये दंड की प्रकृति को ही बदल देता है। जैसे कठोर कारावास है तो साधारण कारावास में बदल दिया। भाई जो कठोर कारावास है, एक इम्प्रिजनमेंट है कठोर, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। और मृत्यु दंड है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। यह है लघुकरण। एक शब्द आता है परिहार, रिमिट या रेमिशन। इसका मतलब यह होता है कि दंड के आदेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा कम कर देना। भाई 5 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको 2 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया, 3 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया। उसको सिंपल कारावास नहीं किया, है तो कठोर कारावास ही, लेकिन बस अवधि कम कर दी। एक शब्द आता है विराम, रेस्पाइट। इसका अर्थ यह है कि दंड पाए, जिसने भी व्यक्ति ने दंड मिला हुआ है, उसकी कोई विशेष अवस्था है, विशेष परिस्थिति है, उसके कारण दंड की कठोरता को कम करना। ऐसा दंड की प्रकृति को बदलकर भी किया जा सकता है, दंड की मात्रा को भी कम कर देते हैं। जैसे मान लो कोई गर्भवती स्त्री है तो मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना, या बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास देना, या कठोर कारावास की अवधि कम कर देना, प्रकृति बदले बिना भी कम कर दो। यह होता है विराम। एक है प्रविलंबन, रिप्रीव। तो इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। और ऐसा विशेषकर उस समय किया जाता है जब जो भी अपराधी का दोष सिद्ध हुआ है, उस अपराधी ने अपनी क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना कर रखी है, तो फिर राज्यपाल उस प्रार्थना का निर्णय लेने की प्रक्रिया में जब होता है तो भाई उस पर वो विचार कर रहा है, लेकिन वो मान लो उसके मृत्यु दंड की वो आ गई, तारीख आ गई, तो वो अस्थायी तौर पर उसको निलंबित कर देगा कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, तब तक इसको निलंबित रहने दो। तो वो होता है प्रविलंबन, रिप्रीव। एक है क्षमा, पार्डन। यह है कि अपराधी को दंड से पूरी तरह मुक्त कर देना। क्षमा कर देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है, बल्कि जो दोष सिद्ध अपराधी एक तरह से उसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। तो इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा किया जाता है और व्यक्ति अपराध से पहले की स्थिति में चला जाता है कि सजा के कारण जो भी अगर कोई अयोग्यताएं बन गई थी जिसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया था, वो भी समाप्त हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएगा उस मामले में। तो ये तो है
इनसे संबंधित, और संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल को क्षमा संबंधी याचिकाओं का निपटारा जब करना होता है तो उसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है। इस कारण से काफ़ी देर भी होती है मामलों में, क्योंकि कोई और एक मामला आया था शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का, वो भी हमने वहाँ लिखवा दिया है, फिर भी यहाँ पर इसको लिखवा देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि कार्यपालिका को इस मामले में अपना एक नियम बना लेना चाहिए कि ऐसी हर याचिका को 3 महीने में निपटा दे, क्योंकि अनावश्यक रूप से विलंब होता है और फिर हमारी न्यायिक प्रणाली पर विश्वसनीयता जो है हमारी न्यायिक प्रणाली की, वो संदेह के घेरे में आ जाती है। और ऐसा ही एक मामला के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ बम्बई 1961 भी है। उसमें राज्यपाल की सख्ती ये कहा था कि उच्चतम न्यायालय के नियमों के अधीन है, यानी इसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में मान लो किसी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील विचाराधीन है तो फिर राज्यपाल अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय राज्यपाल से ऊपर है। क्योंकि एक बात है कि राज्यपाल इस शक्ति से उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को प्राथमिकता प्रदान कर रखी है। भाई उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को राज्यपाल के ऊपर माना गया है, तो इस प्राथमिकता को मानने का एक कारण भी है कि भाई उच्चतम न्यायालय ने मान लो अपील में दोष सिद्धि के आदेश को उलट दिया तो हो सकता है शायद उसको राज्यपाल की जरूरत ही ना पड़े, अपील ही ना करना पड़े राज्यपाल से, इस शक्ति का प्रयोग ही ना करना पड़े राज्यपाल को। तो ये कारण है। एक मामला नारायण दत्त तिवारी का भी आया था स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ, 2011 का ही मामला है। उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि क्षमादान की शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, मतलब ये न्यायिक शक्ति नहीं है, केवल कार्यपालिका शक्ति है। और अपनी इस शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल किसी अभियुक्त को भाई निर्दोष या दोषी नहीं ठहराता है, ये तो न्यायालय का काम है जो निर्दोष और दोषी करना, ये तो कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति नहीं है। स्पष्ट रूप से एनडी तिवारी वाले मामले में कहा था। और एक मामला तारा सिंह बनाम डायरेक्टर 1958 का भी आया था, तो उसमें भी निर्धारित किया था कि दया याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले पक्षकार को सुना जाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे कई मामले हैं। और देखो एक मुद्दा ये भी आता है कि राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्तियां हैं, क्या उनका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? भाई न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या, या न्यायालय की मतलब दखलंदाजी हो सकती है क्या कि राज्यपाल ने कोई फैसला सुनाया कोई अपनी क्षमा शक्ति के तहत तो उसको न्यायालय कह दे कि नहीं ये गलत है, उसकी समीक्षा कर ले कि ऐसा क्यों किया तुमने, गलत किया ये, ऐसा हो सकता है क्या? तो ध्यान रखना साथियों, हो सकता है, बाकी अत्यंत सीमित मामले में हो सकता है। हो सकता है, ध्यान रखना, केवल ये पूछा जाए होता है कि नहीं होता, तो हाँ हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का। और बस क्षेत्र सीमित है। क्षेत्र ये है कि जब राज्यपाल द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राज्यपाल का जो आदेश है क्षमा वाला, उसमें दुर्भावनापूर्ण उसमें वो झलकती है, यानी एक शब्द इंग्लिश का मैलेफाइड उसका प्रयोग किया है, यानी राज्यपाल ने ऐसा दुर्भावनावश किया है। और एक ऐसा कि राज्यपाल का जो आदेश है वो ऐसा लगता है कि किसी परिस्थिति के दबाव में, कोई दबाव से प्रभावित हो रहा है, तो फिर ऐसे मामलों को न्यायालय उन पर सुनवाई कर सकता है, विचार कर सकता है, राज्यपाल के फैसलों को पलट भी सकता है। तो यानी सीधी सी बात है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। एक राष्ट्रपति से थोड़ी सी तुलना होती है राज्यपाल की शक्तियों की। देखो एक तो मेन तो राष्ट्रपति क्या है कि केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति है, उसको दंड को क्षमा करता है, उसके प्रविलंबन विराम या परिहार कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड की सजा को भी माफ कर सकता है। जबकि राज्यपाल का मामला राज्य विधि के तहत है, वहाँ पर केंद्रीय विधि के तहत है, यहाँ पर राज्य विधि के तहत किसी अपराधी ने को मान लो सजा मिली है और उस व्यक्ति को दंड मिला हुआ है, उसको क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, प्रविलंबन विराम जो भी है ये कर सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड की क्षमा नहीं कर सकता, एक तो ये है। हालांकि ध्यान रखना, राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है, स्वरूप परिवर्तन कर सकता है, अवधि कम कर सकता है। तो मुख्य रूप से तो एक ये अंतर है। एक अंतर ये है, ये भी ध्यान रख लेना कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत जो सजा मिली किसी व्यक्ति को, उसकी सजा को भी माफ कर सकता है।
राज्यपाल नहीं कर सकता। तो इतना सा अंतर है। ये अनुच्छेद 161 वाले को लिख लो, फिर लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, काफी टाइम हो गया है। हेडिंग डालो अनुच्छेद 161, इसमें सीधा ही लिखना शुरू करो। किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित विषयों पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को, सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, ब्रैकेट में लिख लेना पार्डन्स, PARDONS, कोमा, उसका प्रविलंबन, प्रविलंबन के ब्रैकेट में लिख लेना रिप्रीव्स, REPRIEVES, विराम, ब्रैकेट में लिखो रेस्पाइट, रेस्पाइट्स, RESPITES, या परिहार, रेमिशन, REMISSIONS, रेमिशंस करने की, अथवा दंडादेश में, अथवा दंड आदेश में या दंडादेश में निलंबन, निलंबन के ब्रैकेट में सस्पेंड, SUSPEND, कोमा, परिहार, रेमिट, REMIT, या लघुकरण, ब्रैकेट में कम्यूट, COMMUTE, कम्यूट की सकती होगी, की सकती होगी। यह अनुच्छेद 161 में लिखा हुआ है। आगे लिखो, नोट डाल के लिखो, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदलकर या बदल सकता है, दंड की अवधि को कम कर सकता है। हालांकि अवधि को तो कम जब करेगा जब स्वरूप बदल जाएगा। नेक्स्ट, बाकी ये लघुकरण और इनके सब की परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति वाले टॉपिक में वहां आपने पढ़ लिया है, आपके सिलेबस में है राष्ट्रपति। और अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हो तो राष्ट्रपति वाले टॉपिक से इनको लिख लेना अलग से, यहां पर टाइम खराब नहीं करेंगे। एक नोट डाल के लिखो, संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमा संबंधी याचिकाओं के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, नहीं है। और देखो ये शेर सिंह बनाम और KM नानावती, नारायण दत्त तिवारी का मामला, तारा सिंह बनाम डायरेक्टर 1958 का मामला, और ये सारी चीजें हमने राष्ट्रपति में लिखवा दी है, अलग से लिखवाकर यहाँ आपके पन्ने भरने से कोई मतलब नहीं है। वहां पर आप एक बार उनको दोबारा से रिवीजन कर लेना। हाँ, आपको लगे कि यहाँ लिखना जरूरी तो वहां से ही उनको यहाँ लिख लेना, ये 8-10 लाइन छोड़ लेना यहाँ पर। आगे लिखो, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में न्यायालय कम से कम हस्तक्षेप करते हैं, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र सीमित है। परिभाषा से समझ जाना जो लाइन लिख रखी है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन तो हो सकता है, बस सीमित है। अगली लाइन में लिखो, निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल की शक्तियों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। देखो बहुत साधारण है साथियों, लेकिन केवल लाइनों को रटने का काम मत करना। अब जैसे मैंने लिखाया है कि भाई कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें राज्यपाल की शक्तियों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, तो साथियों इसका मतलब ही न्यायिक पुनर्विलोकन है, इसका मतलब ही न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू यही है। भाई किसी मामले की जांच अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय कर सकता है, वही न्यायिक पुनर्विलोकन, सीधी सी बात है। भाई आपने कोई काम किया, उसकी जांच वो कर सकता है, तो वही तो न्यायिक समीक्षा है। वो हस्तक्षेप कर रहा है, वही तो। भाषा से कंफ्यूज मत होना कि यहां तो हस्तक्षेप लिखा है, वहां न्यायिक पुनर्विलोकन लिख दिया, वहां न्यायिक समीक्षा लिख दिया, वहां जुडिशियल रिव्यू लिखवा दिया। साथियों
जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे, उस दिन कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। तो चलो लिखो, निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल की शक्तियों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। नंबर 1, जब राज्यपाल द्वारा विवेक अथवा मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया हो। नंबर 2, राज्यपाल का आदेश दुर्भावनापूर्ण हो, ब्रैकेट में लिख लेना मैलेफाइड, MALAFIDE, दुर्भावनापूर्ण हो। नंबर 3, राज्यपाल का आदेश बाहरी परिस्थितियों या दबाव से प्रभावित रहा हो। ये 3 ऐसे कारण हैं। एक नीचे लाइन में लिख लो, अतः उपरोक्त आधार पर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एक ही बात है। और देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना। मुझे याद नहीं है ये वहां पर लिखवाया था कि नहीं लिखवाया, यहां पर लिख लो। नंबर 1 डाल के लिखो, राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है, यहां तक कि मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। जबकि राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को क्षमा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है। नेक्स्ट नंबर 2, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को भी माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।